हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार प्रसाद, मेरे यूट्यूब चैनल ए ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास के इतिहास का 3rd चैप्टर लेकर के आए हैं और इस वीडियो में ये हमारा पहला वीडियो इस चैप्टर पर, यानी कि तीसरा चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, इस चैप्टर पर हमारा यह पहला वीडियो है। और इसमें भी हम 3 वीडियो संभवतः बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये पहला वीडियो को हम लोग समझते हैं 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य के बारे में। ये क्लास 11th का इतिहास का हमारा तीसरा चैप्टर का ये वीडियो है और ये पहला पार्ट है, यानी कि पहला वीडियो है। तो हम लोग बात करते हैं साम्राज्य, कौन से साम्राज्य, 3 महाद्वीपों में कौन सा साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये जो समय का काल गणना की बात करें तो ये लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी के बीच के काल खंडों का इसमें वर्णन है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं मुख्य रूप से ईसा पूर्व, सिकंदर के समय से जो यूनान और यूरोप में जो बदलाव आने लगा, उस बदलाव के बाद जो साम्राज्य का विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसमें कौन से साम्राज्य थे जो 3 महाद्वीपों पर इसका विस्तार फैल गया था। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हमारा 2 साम्राज्य पे बात कर रहे हैं हम लोग, रोम साम्राज्य यानी कि रोमन साम्राज्य और दूसरा ईरानी साम्राज्य, ईरान का। ये और लगभग उस समय के हम समय की बात करें तो रोम साम्राज्य, ये चैप्टर हमारा है रोम साम्राज्य से संबंधित। लेकिन चूँकि रोम साम्राज्य का ईरान के साम्राज्य के साथ हमेशा युद्ध वाली स्थिति बनी रहती थी, युद्ध होता रहता था, एक दूसरे के क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपने प्रभाव को जमाने के लिए ईरान और रोम के साम्राज्य के बीच लगातार युद्ध होता रहता था। कई बड़े युद्ध हुए वहाँ पे। तो इस वजह से ईरान के बारे में बीच बीच में चर्चा होता रहेगा। लेकिन ये चैप्टर हमारा मुख्य रूप से रोम साम्राज्य पे, और रोम साम्राज्य का जो फैलाव था वो 3 महाद्वीपों में था। आज वर्तमान का पूरा लगभग यूरोप, अफ्रीका का उत्तरी भाग और एशिया का पश्चिमी भाग मुख्य रूप से इस साम्राज्य में थे। और इसका फैलाव को यदि हम पूरे तरीके से समझें तो ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागर इसके केंद्र में स्थित है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भूमध्य सागर जो कि यूरोप और एशिया, अफ्रीका को जोड़ने का कार्य करता है, खास करके यूरोप और एशिया को, वो क्षेत्र बीच में है। इसका मतलब यूरोप का कुछ भाग, ज़्यादातर भाग, अफ्रीका का भाग और एशिया का भाग रोम साम्राज्य में शामिल था। हम यहाँ पे समझने के लिए एक उत्तर और दक्षिण से समझे यदि, तो सबसे उत्तर में राइन नदी एकदम इस साम्राज्य का उत्तर में, तो सबसे दक्षिण में अफ्रीका का सहारा मरुस्थल था। तो वहीं देश के दृष्टिकोण से समझें तो एकदम उसका पश्चिमी भाग स्पेन, तो पूर्वी भाग सीरिया था। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र था रोम साम्राज्य का। तो ये रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था और हम लोग इसी चैप्टर पे रोम साम्राज्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। रोम साम्राज्य और ईरान के साम्राज्य के बीच में थोड़ा सा तुलना भी जरूरी है। रोम साम्राज्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। यानी कि एक लगभग ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो रोम के साम्राज्य यानी कि उसका विस्तार का जो क्षेत्र है, उसमें जो भी परिवर्तन हुए या जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद के समय में जो परिवर्तन आया तो ये परवर्ती हो गया। ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि रोम साम्राज्य में साम्राज्यवाद, या कह सकते हैं कि राजा का प्रादुर्भाव एकदम सम्राट के रूप में, बड़ा महान सम्राट के तौर पे, निरंकुशवाद के तौर पर, ये सभी के सभी चीज़ें लगभग सम्राट ऑगस्टस के सम्राट बनने के बाद आया। और इससे पूर्व भी रोम साम्राज्य था, लेकिन उतना सशक्त नहीं था जितना अगस्टस के बाद हुआ। और लेकिन एक महत्वपूर्ण बात क्या थी
कि रोम में जो साम्राज्य फैला, वहाँ पे संस्कृतियों का मिला जुला प्रभाव था, यानी कि कई मिश्रित जातियों के लोग रहते थे। अब अफ्रीका के लोगों का रहन सहन निश्चित रूप से यूरोप में लोगों के रहन सहन से अंतर होगा, एशिया से अंतर होगा। तो ये तीनों का मिश्रित प्रभाव था रोम साम्राज्य में। वहाँ पे अलग अलग संस्कृति के लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से दो भाषा बोली जाती थी, और वो दो भाषा था यूनानी और लातीनी भाषा, यानी कि लैटिन। अब यूनानी भाषा मुख्य रूप से यूरोप के जो क्षेत्र थे वहाँ पे बोली जाती थी, जबकि लैटिन यानी कि लातीनी भाषा अफ्रीका के क्षेत्र और एशिया के कुछ भागों में बोला जाता था। अब ये दो भाषाओं में अंतर, यानी कि हम कह सकते हैं कि भूमध्य सागर के उत्तरी भाग जो है, उत्तर के जो क्षेत्र हैं भूमध्य सागर केंद्र में मान लें, तो उत्तर वाले जो भाग है उसमें यूनानी भाषा बोलने वाले लोग थे ज़्यादा, और दक्षिण यानी कि अफ्रीका और एशिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे लैटिन यानी कि लातीनी भाषा बोलने वाले लोग थे। जबकि हम ईरान की बात करें तो फिर ईरान में देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे संस्कृति बहुत मिला जुला नहीं था। यहाँ पे मुख्य रूप से पर्शियन और सासनी दो साम्राज्य का विकास हुआ, लेकिन प्रजा कौन था? तो प्रजा ईरानी थे। वहाँ पे बहुत मिश्रित जाति के लोग नहीं थे। जबकि रोम में जितने भी राजा बदले, राजा कोई भी बने, लेकिन प्रजा मिश्रित था, मिले जुले लोग थे। लेकिन ईरानी साम्राज्य में प्रजा ईरानी थे, यानी कि ईरान मूल वाले जो प्रजा जिसको हम कह सकते हैं वो थे। और साम्राज्य के तौर पर देखें तो ईरान में दो वंश, पर्शियन और सासनी, ये दो साम्राज्य का परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। तो इससे तो क्लियर है कि संस्कृति के दृष्टिकोण से रोम साम्राज्य विविधतापूर्ण था, जबकि ईरानी साम्राज्य संस्कृति के दृष्टिकोण से कम विविधतापूर्ण था। यानी कि इसमें ज़्यादा जाति या ज़्यादा भाषाओं का घालमेल यहाँ पे नहीं था। और लेकिन हम उस समय की बात करें तो ये दो साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और ज़्यादातर जो भाग थे वो इन्हीं दो साम्राज्यों में विभक्त था। जैसे लगता है कि दुनिया को ये दोनों साम्राज्य आपस में बांट लिया था। अब हम रोम साम्राज्य पे फिर चलते हैं। रोम साम्राज्य में ऑगस्टस, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था ऑक्टेवियन, जो कि बाद में अपना नाम ऑगस्टस कर लिए। उसके आने से पूर्व 509 से लेकर 27 ईस्वी तक गणतंत्र वाली स्थिति थी। अब यहाँ पे गणतंत्र यानी कि प्रजातंत्र वाली स्थिति थी, क्या सच में ऐसा था? तो उसको समझने के लिए हमको सीनेट को समझना पड़ेगा। यदि हम गणतंत्र की बात करें तो प्रजातंत्र, जिसको हम लोग आज वर्तमान में लोकतंत्र प्रजातंत्र कहते हैं, तो क्या उस समय प्रजातंत्र था? तो सीनेट को समझना होगा। और ये सीनेट जो होता था वो अभिजात वर्गों का एक संस्था था, जहाँ पे सीनेटर यानी कि उस अभिजात वर्ग का यहाँ पे सीधा तात्पर्य है कुलीन वर्ग, वैसे वर्ग जो धनाढ़ और समाज में प्रतिष्ठित होते थे, वैसे लोग ही इसके सदस्य बनते थे। और इन लोगों का, ये जो वर्ग का नियंत्रण होता था शासन पर, सम्राट पर, सम्राट के निर्णय पर उस राज्य में कार्य जो किए जाते थे, शासन व्यवस्था जो चलाई जाती थी, सीनेट के माध्यम से। और सीनेट चुन करके आता था लोगों के बीच से। तो इस दृष्टिकोण से सीनेट एक प्रजातांत्रिक यानी कि गणतांत्रिक संगठन था। लेकिन क्या वो सम्राट से अधिक महत्वपूर्ण था? तो शायद नहीं, सम्राट से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन ये 27 ईस्वी से पहले वाली जो समय है, यानी कि 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईस्वी तक में सीनेट का महत्व था। राजा उनके बातों को सुनते थे और उसके अनुरूप कार्य करते थे। उस समय राजा बहुत निरंकुश नहीं था, लेकिन
27 ईस्वी तक आते आते जब ऑगस्टस रोम का सम्राट बना तो सीनेट का महत्व कम हो गया। हालांकि सीनेट को समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि सीनेट के जो सदस्य बनते थे वो आजीवन बनते थे और उसके महत्व यानी उसको समाप्त नहीं किया गया। तो सीनेट जो कि गणतांत्रिक पहले था, अब वो सांकेतिक सिर्फ रह गया और राजा निरंकुश अब हो गए। अब राजा का महत्व बढ़ गया। अब हम लोग बात करते हैं उस समय की जो राजनीति है। रोम के समय में, रोम के साम्राज्य में राजनीति 3 भागों में विभक्त था: सम्राट, सीनेट और सेना। सम्राट, सीनेट और सेना। सम्राट जब शक्तिशाली हुआ, महत्वपूर्ण हुआ, तो सीनेट का महत्व कम हो गया। लेकिन सेना एक तीसरी शक्ति थी और अपन सेना में लोगों को ज़बरदस्ती शामिल किया जाता था और 25 वर्षों तक सेना में कार्य करना अनिवार्य रहता था। उस समय लगभग 6 लाख की सेना रोम साम्राज्य में था। सेना का भी साम्राज्य में अपना महत्व था, वर्चस्व था। लेकिन जिस भी सम्राट का सेना पर नियंत्रण होता था वो सम्राट सबसे शक्तिशाली होता था और वो सीनेट से लेकर पूरे साम्राज्य पर अच्छे तरीके से नियंत्रण स्थापित करके रखता था। रोम साम्राज्य को हम कह सकते हैं कि ये 3 धुरी में बटा हुआ था। लेकिन शक्तिशाली सम्राट सेना पर नियंत्रण स्थापित कर लेता था और इस प्रकार सीनेट पर भी उसका नियंत्रण हो जाता था, यानी कि सम्राट फिर निरंकुश रूप में कार्य करता था। तो ये अभी तक इस पाठ का पहला वीडियो जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे थे रोम साम्राज्य का, हम लोग इसका विस्तार से और आगे बात करेंगे और इसमें निश्चित रूप से ईरान के साम्राज्य के बारे में भी बीच बीच में चर्चा होगा। जैसा कि अभी हम भाषा की बात कर रहे थे तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 भाषा था, तो वहाँ पर भी फारसी, बाद में फिर अरबी भाषा का भी प्रभाव ईरान के साम्राज्य में बढ़ा। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये दोनों देशों के बीच जो प्रभाव है, धीरे धीरे ईरान का प्रभाव बढ़ता गया और रोम का प्रभाव यूरोप तक सिमट गया। आज हम लोग जिसको तुर्की कहते हैं, उस कंस्तुनतुनिया जिसका मुख्य केंद्र हुआ करता था रोम साम्राज्य का उस समय, बाद के समय में ईरान का प्रभाव वहाँ तक पहुँच गया। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग करेंगे। अब आज हमारा जो वीडियो है उसमें हम रोम साम्राज्य और ईरान के बीच में तुलना, वहाँ की भाषा और शासन के 3 धुर जो थे, धुरी यानी कि केंद्र, सम्राट, सीनेट और सेना पर हम लोगों ने चर्चा किया। और सेना के जो है किस प्रकार कार्य करती थी, वो सेना वेतन को लेकर के, वेतन के द्वारा मतलब उनको वेतन प्राप्त होता था। यदि सम्राट सही तरीके से वेतन नहीं देते थे, यानी कि वेतन का डिमांड को यदि बढ़ाना होता तो सेना भी कभी कभी आंदोलन या विद्रोह करता था। लेकिन ज़्यादातर सेना अपना शक्ति का प्रदर्शित शुरुआती समय में तो किया, बाद के समय में सम्राट जब मजबूत होता चला गया तो सेना पर भी सम्राट का नियंत्रण स्थापित होने लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और इसके बारे में विस्तार से हम लोग और चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का फिर से हमारे चैनल पर आग्रह कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका जो हम लेकर आएंगे, इस चैप्टर के आगे के रोमन साम्राज्य का फैलाव, उनके प्रमुख नगर और उनकी संस्कृति, उन सब के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।